फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में या पाचन की कार्यकी में अपन ने स्टोमक या आमाशय तक का पाचन पढ़ा था। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा सर थोड़ा वीडियो छोटा बनाइए, तो जितना धीमे पढ़ा जाएगा कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। साइंस को अपन जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। डीपली स्टडी के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। फिर भी मैं थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करूंगा कि जो भोजन स्टोमक या आमाशय में पच गया है और अब आमाशय के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर जठर निर्गमी कपाट से ग्रहणी या डुओडेनम में प्रवेश करता है। तो जब भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है तो भोजन जो स्टोमक में आया था उसको अपन ने नाम दिया था बोलस। ये था बोलस। ये बोलस अब इस कपाट से निकलकर यहां पहुंचता है तो इसको नाम देते हैं काइम, CHYM, काइम। और अब अगली पाचन क्रिया शुरू होती है ग्रहणी में। तो स्टूडेंट्स, ग्रहणी में पाचन क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ ग्रहणी की भित्ति से कुछ एंजाइम्स का स्राव होता है और उन एंजाइम्स के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। नंबर 2, ग्रहणी में शरीर की 2 बड़ी ग्रंथियां जो आहार नाल के बाहर स्थित है लेकिन पाचन करती हैं, वो दोनों ग्रहणी में खुलती हैं। पहला यकृत या लीवर, दूसरा पेनक्रिया या अग्नाशय। अब अपन यह बात करेंगे कि यकृत क्या करता है। तो यकृत में या लीवर में पाया जाता है गाल ब्लैडर, पित्ताशय, जो बाइल जूस या पित्तरस का स्रावन करता है। पित्तरस क्या करता है बात करेंगे। पित्तरस कब सीक्रेशन होता है बात करेंगे। दूसरा पेनक्रिया, पेनक्रिएटिक जूस अग्नाशय रस का स्रावन करता है जिसमें पाचक एंजाइम आते हैं भोजन का पाचन करता है। तो पहले बात करते हैं डुओडेनम की भित्ति से कौन कौन से हार्मोन आते हैं। तो पहला हार्मोन आता है कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK। दूसरा आता है सिक्रिटिन, तीसरा आता है पेनक्रियोजाइमिन और चौथा आता है एंट्रोग्रेस्टिन। ये चारों नाम मैंने लिखे हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन जाता है लीवर को, कोलेसिस्टोकाइनिन जाता है लीवर के पास और लीवर में जो गाल ब्लैडर है उस गाल ब्लैडर को कहेगा कि तू पित्त रस का सीक्रेशन कर, बाइल जूस का स्रावन कर। दूसरा सिक्रिटिन और पेनक्रियोजाइमिन, ये दोनों हार्मोन जाएंगे पेनक्रिया के पास। अग्नाशय को कहेंगे अग्नाशय रस या पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन किया जाए। तीसरा एंट्रोगेस्टिन, जो भोजन अब आमाशय से डुओडेनम या ग्रहणी में आ गया है तो यहां जो गैस्ट्रिक जूस या जठर रस का स्रावन था उस जठर रस के स्रावन को रोकेगा, बंद करेगा। अब फूड यहां आ गया है यहां पर, और स्टूडेंट अपन ने इसकी जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी एलिमेंट्री कैनाल की, तो अपन ने पढ़ा था यहाँ एक शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पाया जाता है इस प्रकार से, और इस यकृत में एक पित्ताशय है गाल ब्लैडर जिससे आ रही है पित्त वाहिनी यहाँ पर और बाइल जूस को लाती है, पित्त रस को लाती है। यहीं पर एक दूसरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी जिसका नाम था पेनक्रिया। ये पेनक्रिया पेनक्रिएटिक जूस अग्नाशय रस का स्रावन करता है और दोनों मिलकर एक साथ यहाँ खुल जाती है। यह एक कपाट होता है स्टूडेंट जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ओडी का कपाट जो इसका नियंत्रण करता है। ये हो गया लीवर और ये हो गया पेनक्रिया और ये हो गया डुओडेनम या ग्रहणी। अग्नाशय जो है अग्नाशय रस के अलावा हार्मोन का स्रावन भी करता है, इसलिए अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिका, जो इंसुलिन और ग्लूकागोन का स्रावन करेगा। इसके बारे में अपन आगे एंडोक्राइन में अध्ययन करेंगे। फूड यहां आ गया है, क्या कहला रहा है काइन। फूड में क्या मिलेगा देखते हैं। तो सबसे पहले कोलेसिस्टोकाइनिन लीवर को जाएगा और पित्त रस का स्रावन करेगा।
भोजन में पहले पित्त रस मिलेगा और पित्त रस भोजन को सबसे पहले तो जो यहाँ से अम्लीय भोजन आ रहा है उसको क्षारीय बनाएगा, एसिडिक मीडियम को एल्केलाइन में कन्वर्ट करेगा। दूसरा, पित्त रस भोजन में जो वसा आ रही है, लिपिड आ रही है, उस वसा का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। वसा एक प्रकार का तेलीय पदार्थ जिसके बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा, जिसे इमल्सिफिकेशन या वसा का पाइसीकरण नाम देंगे। वसा का पाइसीकरण इसलिए होता है कि बड़े कणों से वसा का पाचन नहीं हो पाता है। जब वसा छोटे कणों में टूट जाती है, उस छोटे कणों के ऊपर लाइपेज क्रिया करते हुए वसा का पाचन करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपन देखते हैं पित्त रस क्या करता है, तो भोजन को क्षारीय बनाता है, एल्केलाइन बनाता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट वसा का पाइसीकरण करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। मैंने लिखा नहीं, भोजन में आए विटामिन ए, डी, ई और के, इनके अवशोषण में पित्त रस सहायक है। अब जब भोजन क्षारीय हो गया तब सीक्रेशन होगा पेनक्रिएटिक जूस का, यहाँ आएगा अग्नाशय रस। अग्नाशय रस के एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। जब पीएच का मान 7 और 8 के मध्य ये अग्नाशय रस काम करेंगे। अब अपन बात करते हैं ग्रहणी में पाचन किस प्रकार होता है। तो ग्रहणी में पाचन में जो आमाशय में भोजन आया था बोलस के रूप में, अब वो कायम बदल गया है। इस कायम भोजन के अंदर अग्नाशय रस मिलेगा और अग्नाशय रस जब मिलेगा इसमें पाए जाने वाले एंजाइम अपना कार्य करेंगे। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, जो निष्क्रिय एंजाइम है और इसको सक्रिय बदला जाएगा तो ये कहलाएगा ट्रिप्सिन। यानी ट्रिप्सिनोजन कोई कार्य नहीं करेगा, क्यों कि ये क्या है, निष्क्रिय है। तो इसको सक्रिय कौन बनाएगा, आंत्र की भित्ति से स्रावित होने वाला है एंजाइम एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज और इसके साथ आने वाला काइमोट्रिप्सिन, ये भी निष्क्रिय होता है। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम लगभग निष्क्रिय होते हैं, काइमोट्रिप्सिन, और इसको बदलेगा सक्रिय काइमोट्रिप्सिन। कौन बदलेगा, एंट्रोकाइनेज नहीं बदलेगा। इस बार ये सक्रिय ट्रिप्सिन इसको निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय या एक्टिव काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा। ये एक्टिव हो गए। एक्टिव का मतलब कार्य करने। यहाँ पर अब पीएच जो है वो क्षारीय है, 7 से 8 तक। इसमें साथ में आने वाला प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी निष्क्रिय होता है। प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी निष्क्रिय होता है। इसको यह सक्रिय ट्रिप्सिन एक्टिव में बदल देगा और कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदल देगा। लेकिन पहले अपन पढ़ते हैं ये सक्रिय ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं। तो देखें, जो आमाशय में यहां पर बन गया था डाइपेप्टाइड, सॉरी प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स। प्रोटियोजेज भोजन के पाचन से बना था, प्लस पेप्टॉन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड तो ये सब यहाँ है। प्रोटियोजेज प्लस छोटी इकाइयां पेप्टॉन्स जो जल के साथ मिलकर और छोटे रहते हैं, प्लस कुछ अमीनो अम्ल से बनकर मिली श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड। पॉली का अर्थ होता है ज्यादा, मोनो यानी एक, डाई यानी दो, पॉली यानी बहुत सारे।
पेप्टाइड बंद, अमीनो अम्ल के मध्य बनने वाला बंद। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। बहुत अधिक बड़ी हो जाती है तो फिर प्रोटीओजेड पेप्टॉन्स, और अधिक बड़ी होती है तो अपने प्रोटीन पेप्टाइड्स। इसको ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन मिलकर और प्रोटीन की और छोटी श्रृंखलाओं में डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में तोड़ देंगे। डाइपेप्टाइड 2 अमीनो अम्ल की बनी श्रृंखला या ट्राइपेप्टाइड तोड़ देंगे। अब इसमें दूसरा एंजाइम रह गया प्रोकार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज। ये क्या करता है? तो प्रोकार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज, इसके बाद 2 नंबर प्रोकार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज, ये भी क्या है? इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। इसको एक्टिव कौन बनाएगा? इसको एक्टिव बनाएगा ट्रिप्सिन। कब बनाएगा? जब पीएच 7 से 8 है। ये किसमें बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज में। ये कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज क्या हो गया? एक्टिव है, सक्रिय में बदल। ये क्या करेगा? ये करेगा जो पॉलीपेप्टाइड रह गए थे उन पॉलीपेप्टाइड को यानी प्रोटीन की श्रृंखलाएं ऐसी जो बड़ी थी उनको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? कन्वर्ट कर देगा डाई और ट्राई पेप्टाइड में। ट्राइपेप्टाइड प्रोटीन की बहुत छोटी श्रृंखलाएं बन गई, लेकिन अभी तक भी प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। प्रोटीन के पूर्ण पाचन से बनेंगे अमीनो अम्ल। साथ में आने वाला इलास्टेटेड प्रोटीन की जो इलास्टिन प्रोटीन होती है उसको ये सरल भागों में तोड़ता है और फिर उसको ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पाचन कर देता है। तीसरा एंजाइम है लाइपेज। यहाँ लाइपेज की क्रिया महत्वपूर्ण होती है और जितनी भी प्रकार की वसा है, लिपिड है, ये हमेशा एक्टिव साबित होगा और अधिकतम वसा का यहाँ पाचन कर देगा। वसा या लिपिड को लाइपेज इसमें तोड़ेगा। फैटी एसिड वसीय अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड्स, दो अणु मोनोग्लिसराइड, एमजी शॉर्ट में एमजी बोलते हैं, मोनोग्लिसराइड या एमजी। पाइसीकृत वसा का पाचन होता है, इसलिए यहाँ पहले पिटरस मिलता है। ये पाइसीकृत है। कई बार कंफ्यूजन, पाइसीकृत क्या है? तो वसा जो तेल जैसा होता है उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ना पाइसीकरण कहलाता है। अगर आप किसी पानी में ऑयल या तेल डाल दें तो बड़ी बूंद बन जाएगी, उसके अंदर कोई लोहे की रॉड डाल के तेज गति से घुमाएं तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, उसको अपन बोलेंगे पाइसीकृत वसा, इमल्सिफाइड फैट। अब चौथा रह गया इसके अंदर पॉलीसैकेराइड जो रह गए थे, क्योंकि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ था, इसलिए जो पॉलीसैकेराइड थी, स्टार्च थी, इसका थोड़ा बहुत ही पाचन होता है। और यहाँ पर जो पॉलीसैकेराइड पीछे से आ रही है, जो भी पॉलीसैकेराइड है
उस पॉलीसैकेराइड को ये माल्टोज या डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड प्लस डाइसैकेराइड से थोड़ी बहुत बड़ी ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो मतलब फ्यू, कम। ओलिगो का अर्थ होता है कम। अभी भी शर्करा का पूर्ण पाचन नहीं हुआ। शर्करा का पूर्ण पाचन होने से बनेगा मोनोग्लिसराइड। स्टूडेंट हमने ये देखा कि घृणी के अंदर पितरस और अग्नाशय रस आते हैं। पितरस के कार्य पचाना, भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन को वसा को पाइसीकरण करना, विटामिन ए, डी, ई और के का अवशोषण करना, भोजन को सड़ने से भी बचाना, क्षारीय माध्यम प्राप्त करना इसका मुख्य कार्य। इसलिए अपन इसकी जो भी क्रिया वहां पर अपन पीएच लिख देते हैं 7 से 8 के बीच में है। पीएच 7 से 8 के बीच। अब यहाँ प्रश्न आता है कि आमाशय के पाचक एंजाइम अगर ग्रहणी में डाल दे तो क्या होगा। तो ग्रहणी में डाल देंगे तो आमाशय के पाचक रस ग्रहणी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम निश्चित पीएच पे काम करता है। आमाशय का पीएच था 2.5 और यहाँ पीएच है 7 से 8, इसलिए ग्रहणी में आमाशय के एंजाइम डालने पर पाचन नहीं होगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं ग्रहणी में जो पाचन हुआ है उसके बाद भोजन आगे जाएगा और आगे जाकर क्षुद्रांत्र में पाचन क्रिया होगी। जो शेष बचा है संपूर्ण पाचन होगा। क्षुद्रांत्र या इलियम में जो भोजन जाता है उस भोजन को इस बार पर नाम देंगे काइल। यहाँ पे था काइल, भोजन काइल के रूप में प्रवेश किया था और काइल के रूप में बाहर निकला। अब आगे अपन देखते हैं क्षुद्रांत्र में किस प्रकार से पाचन होता है। भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है तब काइल और जब निकलता है तो काइल कहलाता है। अब भोजन आएगा क्षुद्रांत्र में, यहाँ पर यहाँ पाचन प्रक्रिया, यहाँ पाचन प्रक्रिया, अब पाचन क्रिया पढ़ेंगे यहाँ पर। क्षुद्रांत्र इसको शेषांत्र भी बोलते हैं, इलियम भी बोलते हैं। आनाव के सबसे लंबा भाग है और अत्यधिक कुंडलित है। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होगा और भोजन का पूर्ण अवशोषण होगा। यहाँ की भित्ति से भी कुछ एंजाइम स्त्रावित होते हैं, जैसे एंट्रोकाइनिन, ड्यूरोकाइनिन। ये इलियम के भित्ति को जाके कहेंगे आंतरिक रस का स्त्रावण किया जाए। सक्कस इंटेरिकस आंतरिक रस का स्त्रावण करवाएंगे। कौन से हार्मोन? एंट्रोकाइनिन और ड्यूरोकाइनिन। जब भोजन पच जाएगा तब आएगा विल्लिक्राइनिन, विलायक हो जाएगा रसांकुर को और कहेगा भोजन का अवशोषण किया जाए। तो अपन बात करते हैं भोजन आया क्षुद्रांत्र में और भोजन किस रूप में था? काइल रूप। इसमें क्या मिला? आंतरिक रस मिला। आंतरिक रस में बहुत सारे एंजाइम थे। कौन कौन से एंजाइम? पहला एंजाइम ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, जो यहाँ दोबारा निष्क्रिय आएंगे। ट्रिप्सिनोजन है ये और काइमोट्रिप्सिनोजन है। जो ग्रहणी में प्रोटीन पचने से रह गया उसको यहाँ पर फिर पचाया जाएगा और डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड में तोड़ा जाएगा। अब दूसरा एंजाइम आएगा इरेप्सिन। ये क्या करेगा? तो जो पीछे भोजन के अंदर ड्यूडेनम में या ग्रहणी में बन गए थे डाइपेप्टाइड प्लस ट्राइपेप्टाइड प्लस पॉलीपेप्टाइड, इनको इरेप्सिन
इरेप्सिन या पेप्टिडेजेज भी बोलते हैं। पेप्टिडेजेज ये इनको तोड़ देगा, पॉलीपेप्टाइड को तोड़ देगा डाइपेप्टाइड में, और कुछ डाई और ट्राइपेप्टाइड को तोड़ देगा अमीनो अम्ल में। ये प्रोटीन का पूर्ण पाचन, लेकिन डाइपेप्टाइड रह गया, तो इस डाइपेप्टाइड को यह डाइपेप्टिडेज अमीनो अम्लों में तोड़ देगा, अमीनो अम्ल में तोड़ देगा। तो स्टूडेंट्स ये प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो गया, प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो गया। क्या बना? अमीनो अम्ल। कहां पाचन हुआ पूरा? इलियम में। तो आहार नाल से इलियम में आकर प्रोटीन का पूर्ण पाचन हुआ। तो ये अपन ने पहला पढ़ा, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड को इरेप्सिन ने अमीनो अम्ल में तोड़ा। जो डाइपेप्टाइड रह गए थे उनको डाइपेप्टाइड ने अमीनो अम्ल में तोड़ दिया। तो ये पहला कार्य हो गया अपना, प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो गया। दूसरा पाचन लेते हैं एमाइलेज द्वारा होने वाला पाचन। तो इसको नंबरिंग थोड़ी अलग प्रकार से देते हैं। तो इसको नंबरिंग देते हैं, एक प्रोटीन का पाचन हुआ पूरा। और इनको स्टूडेंट ए और बी दे देता हूं मैं, समझने में कंफ्यूजन न रहे। ए और ये बी। दूसरा पाचन लेते हैं अपन, एमाइलेज श्रेणी के एंजाइम आएंगे जो अपना अलग अलग पाचन करते हैं। यह एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड, कोई भी शर्करा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, उसके पीछे आएगा ओज, जैसे माल्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, ये सब के सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एंजाइम के पीछे एज आएगा। तो पहला अपन ने लिया जैसे माल्टेज, माल्टेज किसका पाचन करेगा? माल्टोज का पाचन करेगा। दूसरा अपन ने लिखा सुक्रेज, किसका पाचन करेगा? सुक्रोज का पाचन करेगा। सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा है, फलों में पाई जाती है। लैक्टोज पाचन करेगा लैक्टेज। और पांचवा अपन ने लिखा डेस्टिनेज, आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिएट बताएगा और कंपाउंड बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है स्टूडेंट्स, याद रखना अपने को। न्यूक्लियोटाइड का पाचन करेगा न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। एज एंजाइम के पीछे आएगा। अब अपने को ये पता है कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फास्फेट का। तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा, फास्फेट टूट गया, फास्फेट टूट गया। अब न्यूक्लियोसाइड, साइडेज, साइड पे टाइडेज, साइड पे साइडेज, तो न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। और न्यूक्लियोसाइडेज किसमें टूटेगा? नाइट्रोजन बेस,
नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन प्लस शुगर या शर्करा। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल का पाचन भी पूर्ण हो गया। तो स्टूडेंट शुद्धांश में सभी चीजों का पाचन पूर्ण हो गया। प्रोटीन के पूर्ण पाचन से अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण पाचन से मोनोसैकेराइड और वसा के पूर्ण पाचन से वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड बन गए। अब पचित भोजन का आंत्र की भित्ति से रक्त में जाना अवशोषण कहलाएगा। इन सभी चीजों का अवशोषण रसांकुरों के द्वारा विलिक्राइनिन के कारण सक्रियता बढ़ती है। रसांकुर पूर्ण पाचन से बने सभी पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद ये रक्त के द्वारा या लसिका के द्वारा यकृत में जाते हैं और यकृत में जाकर नई प्रोटीन, नई वसा, नई कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जंतु के शरीर की आवश्यकता के अनुसार। इसकी क्रिया को अपन स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पाचन हो गया और शुद्धांत से भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। अब इस पाचन तंत्र में मुख गुहा में दांत की संरचना, दंतसूत्र, लाल ग्रंथियां और उनके खुलने के स्थान, इन सब का एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें छोटे प्रश्न भी बनते हैं। बड़ा प्रश्न तो फिजियोलॉजी आता है, उसमें अपने को ये देखना है। इसके अलावा जो प्रश्न है मुख गुहा की संरचना के हैं, दांत की संरचना है, डेंटल फॉर्मूलाज हैं, तो इनको अपन एक अलग से छोटे वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ें। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे पूछें। एक एक चीज को ध्यान से पढ़ें, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जल्दबाजी अपने को नहीं करनी है और लिखे हुए को सीधे अपन पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। आ रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियेट बताएगा और कंपाउंड बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है। स्टूडेंट्स याद रखना अपने को। न्यूक्लियोटाइड का पाचन करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज एज एंजाइम के पीछे आएगा। अब अपने को ये पता है कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है। न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फास्फेट का। तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा, फास्फेट टूट गया, फास्फेट टूट गया। अब न्यूक्लियोसाइड साइडेज, साइड पे टाइडेज, साइड पे साइडेज, तो न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। और न्यूक्लियोसाइडेज किसमें टूटेगा। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन प्लस शुगर या शर्करा। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल का पाचन भी पूर्ण हो गया। तो स्टूडेंट शुद्धांश में सभी चीजों का पाचन पूर्ण हो गया। प्रोटीन के पूर्ण पाचन से अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण पाचन से मोनोसैकेराइड और वसा के पूर्ण पाचन से वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड बन गए। अब पचित भोजन का आंत्र की भित्ति से रक्त में जाना अवशोषण कहलाएगा। इन सभी चीजों का अवशोषण रसांकुरों के द्वारा विलिक्राइनिन के कारण सक्रियता बढ़ती है। रसांकुर आ रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियेट बताएगा और कंपाउंड बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है। स्टूडेंट्स याद रखना अपने को। न्यूक्लियोटाइड का पाचन करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज एज एंजाइम के पीछे आएगा। अब अपने को ये पता है कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है। न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फास्फेट का। तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा, फास्फेट टूट गया, फास्फेट टूट गया। अब न्यूक्लियोसाइड साइडेज
साइड पे टाइडेज, साइड पे साइडेज, तो न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। और न्यूक्लियोसाइडेज किसमें टूटेगा? नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन सारे कैडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन प्लस शुगर या शर्करा। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल का पाचन भी पूर्ण हो गया। तो स्टूडेंट शुद्धांश में सभी चीजों का पाचन पूर्ण हो गया। प्रोटीन के पूर्ण पाचन से अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण पाचन से मोनोसैकेराइड और वसा के पूर्ण पाचन से वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड बन गए। अब पचित भोजन का आंत्र की भित्ति से रक्त में जाना अवशोषण कहलाएगा। इन सभी चीजों का अवशोषण रसायनकुरों के द्वारा विलिक्राइनिन के कारण सक्रियता बढ़ती है रसायन